अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। हम आज एक नया चैप्टर 11th क्लास का, आप अभी अभी 10th से 9th 10th दे के पास आउट होके 11th क्लास में आपने एंट्री की है। अगर आप डॉक्टर बनने का ड्रीम रख रहे हो तो आपको 11th 12th में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बॉटनी एंड जूलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। उसमें से मैं हूँ स्वाति भारद्वाज जो आपको बॉटनी पढ़ाने वाली है यहाँ पे। फाइन। तो बॉटनी का जो फर्स्ट अपना यूनिट है वो उसका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर जो आज है, स्टार्ट करते हैं अपन जीव जगत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं द लिविंग वर्ल्ड। अब जीव जगत क्या है? मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी वस्तु जीवित है, इस चीज़ का अंदाज़ा हम कैसे लगा पा रहे हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जीवित कंडीशन में है, निर्जीव नहीं है, वो सजीव है। ठीक है, मतलब दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर ब्रीथ कर रहा है, इट मीन्स अगर वो सांस ले रहा है, CO2 छोड़ रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, तो इसका मतलब उसका क्या, वो लिविंग फेज में है, वो सजीव है। लेकिन क्या सच में ये चीज़ इनफ है? नहीं। क्या सच में आपको लगता है कि दैट इज़ इनफ आइडेंटिफिकेशन फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स जैसे अपन ले लेते हैं मरीन रिसोर्सेज में जो रहते हैं, लाइकेन हुआ, एल्गी हुआ, फंजाई हुआ, वो लिविंग ही है, वो सजीव ही है, लेकिन वो किसी तरह की सांस नहीं ले रहा है। तो ये वाला एक फंडा अपना गलत हो गया कि सांस लेने वाला। तो ऐसे कौन से क्राइटेरिया है जो हमें ये बताते हैं कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म सजीव है? उसके लिए जो सबसे पहले आपकी बुक में एक क्राइटेरिया दिया गया है, उसको बोलते हैं वृद्धि। क्या होती है वृद्धि? वृद्धि हम जानते हैं कि एक ऐसा लक्षण होता है सजीव का जो एक तरह से अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय मतलब इरिवर्सिबल। मतलब अगर मैं बचपन में, अगर मैं 3 साल की थी, जिस हाइट की थी, आज मैं उस हाइट की नहीं हूँ। आज मैं 25 साल की हूँ लेकिन मैं उस हाइट की नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे शरीर में वृद्धि हुई है। वो वृद्धि अनुत्क्रमणीय है। ऐसा नहीं है कि आज मैं चाहूँ तो मैं वापस 3 साल की जितनी थी उतनी हाइट की हो जाऊँ। तो वृद्धि एक वो लक्षण होता है जो अनुत्क्रमणीय प्रकार का होता है। ठीक है, अनुत्क्रमणीय मैंने बोल दिया। अनुत्क्रमणीय इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर डेवलपमेंट, कोई भी विकास हुआ तो वो वापस रिवर्स नहीं हो सकता। फाइन, रिवर्स नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें एक सेकेंड, तो लेकिन क्या सच में वृद्धि या फिर ग्रोथ भी एक तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म को सजीव या फिर जीवित बोलने का क्राइटेरिया है? एक निश्चित क्राइटेरिया है? हाँ है, लेकिन 1-2 एक्सेप्शंस ऐसे आ जाते हैं जो इस पे भी एक तरह से प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं कि वृद्धि भी एक तरह से एक स्पेसिफिक यूनिक कैरेक्टर नहीं है किसी की भी सजीवता को पेश करने के लिए। अब वो एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन होता है जो बर्फ़ के पहाड़ियाँ होती है, जो स्नो माउंटेन्स होते हैं। स्नो माउंटेन्स जैसे ये स्नो माउंटेन है, ये पूरा स्नो से बना हुआ है, पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। तो ये समझ लो अगर ये -10 डिग्री सेल्सियस पे ये पूरा स्नो से ढका हुआ है। अगर सीज़न चेंज हो गया, वेदर चेंज हो गया आफ्टर 2-3 मंथ्स, आफ्टर 1 ईयर, तो वहाँ का अगर टेम्परेचर, वहाँ का तापमान अगर बढ़ जाता है, वहाँ का तापमान बढ़ के अगर यहाँ पे -1 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है, तो आप एक बार अंदाज़ा लगाओ कि यहाँ पे जो स्नो है
वो स्नो पिघल जाएगी, क्योंकि जिस टेम्परेचर में बर्फ़ थी उससे कम टेम्परेचर में वो क्या करेगी, वो पिघलना स्टार्ट कर देगी। तो कहीं ना कहीं जो ग्रोथ, जो वृद्धि इस स्नो को मिली, जो वृद्धि इस माउंटेन को मिली, वो वृद्धि चेंज हुई कि नहीं हुई विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, हुई तापमान के साथ साथ। तो हम क्या बोल पाएंगे कि वृद्धि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है? नहीं बोल पाएंगे ना। तो हम नहीं बोल सकते हैं कि हाँ, ये मानते हैं कि किसी सजीव का एक ये अभिलक्षण ज़रूर है, लेकिन किसी सजीव को आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए यह सबसे पहला अभिलक्षण नहीं है। ये एक अभिलक्षणों में से एक अभिलक्षण है, लेकिन सबसे पहला और सबसे अहम अभिलक्षण नहीं है। फाइन। तो ये सब बातें थी अपनी वृद्धि को लेके। अब वृद्धि भी आपको पता है दो तरीके से होती है, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक और बाह्य। आंतरिक मतलब हम जानते हैं कि किसी भी शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। अगर कोशिका विभाजित होगी, युग्मनज है उसकी कोशिका विभाजित होगी, क्लीवेज होगा, ब्लास्टोमियर बनेगा, मियोसिस होगा, सब कुछ होगा। तो एक कोशिका से 2, 2 से 4, 4 से 16, तो नंबर ऑफ सेल्स में वृद्धि हो रही है, तो वो है इंटरनली। ठीक है। और एक्सटर्नली क्या होती है? एक्सटर्नली जो मैंने अभी बताई, जो स्नो के ऊपर, स्नो माउंटेन के ऊपर जो स्नो आके रुक रही है, उसी को बोलते हैं एक्सटर्नली ग्रोथ या फिर बाह्य वृद्धि। तो ये अपना पहला फैक्टर था जो कि सजीव का अभिलक्षण है, लेकिन पहला और स्पेसिफिक यूनिक अभिलक्षण है, ये अभी क्वेश्चन मार्क है इस चीज़ पे। फाइन। चलो अब दूसरे अभिलक्षण पे आते हैं। दूसरा अभिलक्षण जो है अपना, वो है जनन, या फिर इसको बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन। क्या होता है रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन एक वो प्रक्रम होता है जिसमें कि पैतृक जो होते हैं, पेरेंटल बॉडी जो होती है, वो अपने ही समान किसी दूसरे सजीव को पैदा करने में सक्षम होती है। ठीक है। कि कौन सी प्रोसेस के थ्रू? निषेचन के थ्रू। लेकिन ज़रूरी नहीं है। निषेचन वर्ड आता है तो निषेचन मतलब लैंगिक हो गया। लैंगिक मतलब एक नर शरीर होगा, एक मादा शरीर होगा, दोनों के युग्मक बनेंगे, दोनों के युग्मक एक दूसरे से संलयित होंगे, उसके बाद होगा फर्टिलाइजेशन। लेकिन अगर यही चीज़ एसेक्सुअली हुए, एसेक्सुअली मतलब अलैंगिक तरीके से, अब अलैंगिक तरीके से कैसे हो सकता है? उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें दे रखा है। जो एसेक्सुअल होता है वो एसेक्सुअल जो होता है बच्चा, वो हमेशा सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। लैंगिक और अलैंगिक, लैंगिक में हमेशा सिंगल पेरेंट मतलब एक ही पैतृक इन्वॉल्व होता है। लेकिन इसी तरीके से जो अगर लैंगिक है, लैंगिक में दो तरह के पैतृक होंगे। ठीक है। तो जो लैंगिक है उसके एग्जाम्पल्स हम सब जानते हैं, जो भी ह्यूमन बींग्स है या फिर प्लांट्स में भी एंजियोस्पर्मिंग प्लांट है, जो हायर प्लांट है, उनमें सब में लैंगिक जनन होता है। लेकिन इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट यहाँ पे है जो अलैंगिक में जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में मेंशन है। तो पहले अपन उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला जो इसका एग्जाम्पल है वो अपना अमीबा का आता है। अमीबा का आता है। अमीबा आपको पता है ऐसी स्ट्रक्चर होती है, एक उसमें न्यूक्लियस होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। अमीबा में अलैंगिक होता है, सेक्सुअली होता नहीं है। तो क्या होता है, अमीबा को अपन कितने भी पार्ट्स में काट दें, ठीक है, ये 4 अलग अलग अमीबा बनाने के लिए रेडी हो जाएगा। बस इसको चाहिए कि मेरा जो प्रोटोप्लाज्म है वो मुझे मिल जाए। अगर थोड़ा सा भी प्रोटोप्लाज्म एक भी चीज़ में, एक भी खंडित पार्ट में रहा तो वो कैपेबल होएगा किसको बनाने में, वो अमीबा को बनाने में कैपेबल होगा। तो ये जो तरीका होता है इसको बोलते हैं विखंडन।
विखंडन बोलते हैं इस तरीके को। इसी तरीके से जो अपनी कवक है, फंजाई है, फंजाई में क्या होता है, कवकों में होता क्या है, कवकों में कि गुणन होता है, गुणन प्रक्रिया से वो स्पोर्स बनाते हैं, बीजाणु बनाते हैं। फंजाई में गुणन क्रिया से बीजाणु बनते हैं और ये बीजाणु ही होते हैं जो नए पीढ़ी को बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। फिर तीसरा एग्जाम्पल क्या दे रखा है, तीसरा एग्जाम्पल अपने दे रखा है हाँ, हाइड्रा और ईस्ट। ईस्ट क्या है, ईस्ट एक तरह के फंजाई है, सेक्रोमाइसिस सेरेविसी। ईस्ट बहुत यूज़फुल होती है खमीर उपाने में, सब चीज़ों में। तो एक तो है यीस्ट और दूसरा है हाइड्रा। ये दोनों की स्ट्रक्चर बच्चा देखो थोड़ी सी ऐसी सी होती है, ऐसी सी होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मुकुलन होता है। मुकुलन क्या होता है, हिंदी में मुकुलन को बड बोलते हैं, बड फॉर्मिंग। बड में ये होता है कि ये जो लास्ट वाली जगह है यहाँ पे बड बन जाते हैं और बड बन के ये सेपरेट हो जाते हैं अपने पेरेंटल प्लांट से, पेतरक प्लांट से ये अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो नई बड बनी हुई है, जो सेपरेट होने के बाद में नया हाइड्रा और नया यीस्ट बना लेगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ये हुआ मुकुलन का एग्जाम्पल। ये हुआ मुकुलन का एग्जाम्पल। अब किसकी बात करें हम, अब हमें बात करनी है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक प्लेटीहेल्मिन्थीज होता है, चपटाकर्मी होता है। उसमें क्या होता है, उसमें होता है पुनर्जनन। पुनर्जनन मतलब रीजनरेट हो जाता है, वो मरने के बाद भी रीजनरेट हो जाता है। तो उस तरह के जनन का प्रकार होता है पुनर्जनन। प्लेनेरिया, बस ये एग्जाम्पल है आपको जो हमेशा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना होता है। मैं वापस रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले जो हमने पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होती है, जनन वो प्रक्रम होता है जिसमें पेतरक जीव अपने समान नई संतति बनाने के लिए सक्षम होते हैं। अगर वो फर्टिलाइजेशन करते हैं, अगर वो निषेचन करते हैं, इसका मतलब वो लैंगिक तरह से निषेचन कर रहे हैं, लैंगिक तरह से जनन कर रहे हैं। तो वहाँ पे 2 पेतरकों की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर वो अलैंगिक होता है तो वहाँ पे सिंगल पेरेंट से भी काम चल जाता है। ठीक है, तो लैंगिक का हमें पता है, लैंगिक तो हमें ह्यूमन बींग्स में होता है, कोडेट्स में सब में लैंगिक होता है। एक होता है नॉन कोडेट, एक होता है कोडेट। तो कोडेट में सब में ही लैंगिक तरीके से होता है। लेकिन जो अपना अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन होता है जिसके जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसकी चर्चा की है। उसके लिए सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिया अमीबा का। अमीबा जो जनन करता है वो होता है विखंडन तरीके से। विखंडन मतलब फ्रेगमेंटेशन से, मतलब अमीबा को हम कितने भी पार्ट में काट दें, हर पार्ट कैपेबल होता है नया अमीबा शुरुआत करने के लिए। फाइन। फिर दूसरा हमने पढ़ा यहाँ पे फंजाई। फंजाई क्या करती है, फंजाई होता है कवक। हम देखते हैं ना फ्रिज में कोई चीज़, जैसे हम गर्मियों के टाइम पे हम सब्जी बना के रसोई में रोक के छोड़ दिया हमने, फिर हमने वही सब्जी 2 दिन बाद में देखी तो वहाँ पे उस पर वाइट फफूंद लग गई। वो फफूंद क्या है, वो फंजाई है। ठीक है, वो है फंजाई। और वो फंजाई बेटा वो भी जीव जगत का ही एक पार्ट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हम उसको हटा के ऐसे फेंकते हैं जैसे ये जीवित नहीं है, नहीं, वो जीवित है तभी तो वो ग्रोथ करके एक फंजाई कितनी सारी कम्युनिटी बना रही है। वहाँ पे अचार पे लग जाती है ना कई बार बारिश के मौसम में, वो फंजाई होती है। फाइन। अब मैं बोल रही हूँ तीसरा जो हमने एग्जाम्पल लिया था वो लिया था हमने यीस्ट और हाइड्रा का। यीस्ट और हाइड्रा दोनों में बड फॉर्मेशन से, मतलब मुकुलन से जनन होता है। फिर लास्ट एग्जाम्पल जो है वो अपना है प्लेटीहेल्मिन्थीज क्रम, प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम से, मतलब चपटाकर्मी जिसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, उसमें पुनर्जनन से जनन होता है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। तो हमने अभी तक दो मेथड पढ़ लिए जनन के। कौन कौन से पढ़ लिए, क्या कौन कौन से पढ़ लिए?
जीव जगत के लक्षण पढ़ लिए हमने। पहला हमने पढ़ लिया वृद्धि, दूसरा हमने पढ़ लिया जनन। वृद्धि का मैंने आपको ये बोला था कि कुछ कुछ ऐसे अपवाद है, कुछ कुछ ऐसे एक्सेप्शंस है जो वृद्धि को एक अभिलक्षण साबित करने के लिए नकार देते हैं। मतलब जो मैंने बताया था कि अनुत्क्रमणीय प्रोसेस है, लेकिन स्नो माउंटेन वाले एग्जाम्पल ने इसको गलत साबित कर दिया। ठीक है, तो वैसे ही क्या हम जनन को सजीवों का, जीवों का, ऑर्गेनिजम्स का एक यूनिक कैरेक्टर मान लें कि कंपल्सरी कैरेक्टर? नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? उसके बेटा दो एक्सेप्शंस है। पहला एक्सेप्शन बताती हूँ, दो एक्सेप्शंस। पहला एक्सेप्शन है अपना, हम जानते हैं खच्चर क्या होता है, जिसको हिंदी में, इंग्लिश में म्यूल बोलते हैं। खच्चर होता है एक गधा और मेल हॉर्स, ठीक है, सॉरी फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी से बना, उससे के दोनों के फर्टिलाइजेशन से बनने वाली जनरेशन होती है खच्चर। तो हमें पता होना चाहिए कि खच्चर हमेशा स्टेराइल होता है, मतलब कभी भी वो अपनी नई ऑफस्प्रिंग पैदा करने के लिए सक्षम नहीं होता है। जनन की पहली शर्त यही होती है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर वो लिविंग है तो वो जनन करके अपनी जैसी नई संतान बनाने के कैपेबल हो। तो खच्चर ने उसको आके गलत साबित कर दिया। खच्चर। दूसरा जब हम अभी इस चैप्टर के आगे जब लास्ट तक पढ़ेंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि हनी बी मतलब मधुमक्खी जो अपन देखते हैं ना, फ्लावर से बैठते हैं, इनमें तीन तरह का क्लासिफिकेशन मिलता है। इसमें एक तो होती है रानी मधुमक्खी जो सिर्फ एक होती है, ठीक है, और इसमें होते हैं मेल वर्कर्स जो फर्टाइल होते हैं, जो निषेचन कर सकते हैं रानी के साथ। लेकिन रानी के अलावा जितनी भी मादा मधुमक्खियां हैं वो सब वर्कर होती है, और वो वर्कर सारी जो होती है वो निषेचन नहीं कर सकती है। तो हम लिख सकते हैं मादा मधुमक्खी, ये दो हैं जो इसके अपवाद है, जो जनन को एक जीव जगत के अभिलक्षण को बताने के लिए रोक देते हैं। चलो अब बात आती है अपनी तीसरा कौन सा कैरेक्टर है? तीसरा जो है उपापचय। वो सबसे आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपको एक क्वेश्चन दे दे कि निम्नलिखित में से कौन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूनिक कैरेक्टर है, उसमें आपको दे दे फर्स्ट ऑप्शन वृद्धि, दूसरा ऑप्शन जनन, तीसरा ऑप्शन उपापचय और चौथा ऑप्शन शारीरिक संगठन। ठीक है, तो हमें आंख बंद करके एक ऑप्शन चुनना है, तो हम हमेशा मेटाबॉलिज्म मतलब उपापचय को चूज करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? उपापचय का कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर वो जीव जगत है, अगर वो जीवित है, अगर वो सजीव है, तो उसके शरीर में उपचय और अपचय मतलब एनाबोलिक और केटाबोलिक ये दो रिएक्शन होनी ही होनी है। इन दोनों रिएक्शन के बिना वो अपना जीवन यापन सजीव तरीके से नहीं कर सकता। तो उपापचय के कंसेप्ट में एक आता है अपना केटाबोलिज्म और दूसरा आता है अपना एनाबोलिज्म। अब आपको पता होना चाहिए केटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म। अब बेटा मैं एक बात बोलूँ, मेरे को पता है कि ये हिंदी मीडियम क्लास है, लेकिन अगर मैं कोई वर्ड आपको इंग्लिश में लिखा रही हूँ ना, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। उसका पीछे कारण ये है कि अपचय उपचय ये सब पढ़ने में भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और पढ़ते कुछ और है और लिखा हुआ कुछ और हो जाता है, तो वैसे मिस्टेक हो जाती है। तो हमें हमेशा याद रखना है कि हम एनाबोलिज्म और केटाबोलिज्म के अंदर ये सब चीज़ें पढ़ें। ठीक है, एनाबोलिज्म और केटाबोलिज्म। तो बात यह है कि एनाबोलिज्म क्या होती है? एनाबोलिज्म जो क्रिया होती है वो एक तरह से रचनात्मक क्रिया होती है।
और ये जो क्रिया है ये विखंडित क्रिया है। ठीक है, जैसे एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करके एक बड़ा एनर्जेटिक मॉलिक्यूल बनाना। अब ये चीज़ किससे रिलेट कर सकते हैं हम? ये चीज़ हम प्रकाश संश्लेषण से रिलेट कर सकते हैं। जैसे पेड़ पौधों में क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में पेड़ पौधे CO2 और वाटर दोनों को कंबाइंड करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ C6H12O6। ये ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज ही है जो प्लांट्स के अंदर एक तरह से एनर्जी कंटेंट का काम कर रहा है। फाइन, लेकिन इसके अपोजिट दूसरी अभिक्रिया कौन सी होती है? इसके अपोजिट दूसरी अभिक्रिया होती है श्वसन की। श्वसन में क्या होता है कि प्लांट्स में जो ग्लूकोज बना हुआ है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। क्यों तोड़ा जाता है? कि वो बाहर से गैसेस का एक्सचेंज कर पाए। श्वसन मतलब ऑक्सीजन लेना और CO2 छोड़ना। तो ये चीज़ प्लांट्स में भी होती है, लेकिन उसके लिए एनर्जी चाहिए। जैसे हमें एनर्जी चाहिए, हमें खाना, पानी, दूध, फ्रूट सब चाहिए। इन चीज़ों से हमें एनर्जी मिलती है। कभी 4 दिन भूखे रह के, बिना पानी के रह के देखो, अपनी हालत टाइट हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी अपनी हालत। क्यों? क्योंकि हम सांस भी नहीं ले पाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो हमें ड्रिप चढ़ानी पड़ेगी। वो ड्रिप भी एक तरह से ग्लूकोज ही होती है। फाइन, तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो है एनाबॉलिज्म, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है प्रकाश संश्लेषण। चलो, और दूसरा जो कैटाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल होता है अपना श्वसन। श्वसन में क्या होता है, एनर्जी कंटेंट छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में विभाजित होता है। उन विभाजित होने की वजह से वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक तो प्रोसेस होती है एंडोथर्मिक, एक होती है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक इसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी, एक्सोथर्मिक होती है ऊष्मा क्षेपी। तो ये वाली जो अभिक्रिया होती है ना, वो होती है ऊष्मा क्षेपी। और ये वाली अभिक्रिया ऊष्मा शोषी। चलो, अब आगे एक चीज़ याद रखना कि मैंने अभी तक 3 कैरेक्टर आपको बताए हैं। पहला कैरेक्टर बताया मैंने आपको वृद्धि, दूसरा कैरेक्टर मैंने आपको बताया जनन, और तीसरा कैरेक्टर जो बताया वो बताया उपापचय। लेकिन अभी 2 कैरेक्टर और बताऊंगी मैं। इन 5 कैरेक्टर्स में से सिर्फ एक ऐसा कैरेक्टर जो कि सभी जीवों में कंपल्सरी पाया जाएगा। अगर वो जीव है, अगर वो सांस लेने वाला ऑर्गेनिज्म है, अगर वो जीवित सजीव है, तो उसमें उपापचय होना ही चाहिए। उपापचय मतलब जीवन जीने के लिए नॉर्मल अभिक्रियाएं जो किसी भी बॉडी में होना ज़रूरी है, उनको बोलते हैं उपापचय। फाइन, चलो अब चौथा कैरेक्टर पढ़ लेते हैं। सेल ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोशिकीय संगठन। आपको पता है हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं रचनात्मक इकाई कौन सी होती है? कोशिका होती है। किसी भी शरीर का विकास, शरीर के डेवलपमेंट के लिए हमेशा एक कोशिका जिम्मेदार होती है। इन कोशिकाओं के मिलने से ऊतक बनता है। इन कोशिकाओं के मिलने से ऊतक बोलता है, जिसको इंग्लिश में टिश्यू बोलते हैं। और 2 टिश्यू के मिलने से अंग बनता है। ये अंग बन गया। शुरुआत एक कोशिकीय जीव से होती है, फिर वो धीरे धीरे बहुकोशिकीय बन जाता है। तो ये एक तरह से प्रक्रम होता है किसी भी संरचना के ढलने का, किसी के भी शरीर के विकास का। तो सुकोशिकीय संरचना भी किसी भी सजीव का एक यूनिक कैरेक्टर होता है। लेकिन ये ज़रूरी हो, ये ज़रूरी नहीं है।
ये अभिलक्षणों में से एक अभिलक्षण है, लेकिन सिर्फ ये ही अभिलक्षण हो ये ज़रूरी नहीं है। अब जो सबसे लास्ट में होता है वो होता है अपना पांचवा, संवेदना, जिसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस, रेस्पॉन्स, मतलब प्रतिवेदना, रेस्पॉन्स। ये क्या होता है, ये बहुत अच्छे से पता है आपको कि अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ और मेरे पैर में किसी ने चींटी ने आके काट लिया तो मेरा हाथ फटाक से वहाँ पे जाएगा और मैं चींटी को हटाने की कोशिश करूँगी। हमेशा डेली यूज़ में होता है कि जिस चीज़ से हमें हार्म होता है, मतलब कोई हमारे ऊपर पानी डाल रहा है तो एकदम से हम नहीं देख रहे हैं, वो छत से डाल रहा है और अपन नीचे खड़े हैं, लेकिन अगर एक बूंद भी हमारे सर पे गिरी तो हम वहाँ खड़े नहीं रहेंगे, हम फटाक से चेंज कर लेंगे हमारी जगह। तो ये किससे आया, ये आया हमारे संवेदी अंगों से। जो संवेदी अंग अपने मस्तिष्क को संवेदना देता है, फिर मस्तिष्क से हमें रिस्पॉन्स मिलता है कि हट जा उस जगह से, हटा ले उस पैर को। तो ये होता है, ये भी सजीवों का एक अभिलक्षण होता है, ठीक है। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये तो देखो ह्यूमन बींग्स या फिर बोले जाए तो कोर्डेट्स, इनमें क्या संवेदी अंग अच्छे तरीके से विकसित होते हैं। कोर्डेट्स में भी धीरे धीरे एम्फीबिया, फिर ना रेप्टाइल्स, एवीज और अपने ह्यूमन बींग्स तक आते आते ये चीज़ें ज़्यादा डेवलप हो गई। लेकिन ये सब में हो डेवलपिंग फेज में ये ज़रूरी नहीं है। तो ये जो 5 कैरेक्टर है, पहला है वृद्धि, दूसरा जनन, तीसरा उपापचय, चौथा कोशिका संरचना और पांचवा संवेदना। ये जो पांचों कैरेक्टर है वो सबसे ज़्यादा यूनिक कैरेक्टर होते हैं किसी भी सजीव के। लेकिन इन पांचों में से सिर्फ आपको एक कैरेक्टर बोले कि जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी सजीव को सजीव बोलने के लिए, तो आपको आंख बंद करके वहाँ पे उपापचय को टिक करना है, क्योंकि उपापचय का कोई एक्सेप्शन नहीं है। फाइन। अब अपना नया टॉपिक आता है जीव जगत में विभिन्नता, बायोडाइवर्सिटी। विभिन्नता को इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं और ये इसी नाम से याद रखोगे तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। अब जीव जगत में विभिन्नता का क्या मतलब होता है, हम देखते हैं कि कभी कभी हम फॉरेस्ट वगैरह को हम विज़िट करते हैं तो वहाँ पे कितना घना पक्षी विहार होता है, फिर वहाँ पे घास भी बहुत अच्छी होती है, पेड़ पौधे भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। फिर अपन शहर की तरफ आते हैं तो वहाँ कम होता जाता है। तो मतलब नंबर ऑफ स्पीशीज में विभिन्नता है। तो हम कहीं ना कहीं इसको जीव जगत को मापने के लिए एक तरह से एक पैमाना लेते हैं जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ स्पीशीज। नंबर ऑफ स्पीशीज। अब इसको कैसे समझा जा सकता है, इसका एग्जांपल बताती हूँ। ये एक फॉरेस्ट है, ये दूसरा फॉरेस्ट है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये एक फॉरेस्ट है, ये दूसरा फॉरेस्ट है। यहाँ पे जो मैंने डॉट डॉट अंदर बनाए हैं, इसका मतलब ये है कि एक तरह की स्पीशीज़ है, एक जाति के लोग हैं। तो यहाँ पे एक जाति के लोग 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। तो 7 है, फिर उसके बाद स्टार वाले 1 2 3 है, ठीक है। तो मतलब 7 8 9 10, टोटल यहाँ पे 10 है। फाइन। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 3 3 और 2। तो आप बताओ कि किस में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, किसकी विभिन्नता ज़्यादा है।
इसकी, क्योंकि इसमें 10 है, नहीं, यहाँ पे 10 जरूर है, नंबर तो ज़्यादा है लेकिन डाइवर्सिटी यहाँ ज़्यादा है, यहाँ तीसरी स्पीशीज़ भी आ गई जो 2 है, तो चाहे वो नंबर्स में कम हो गए, देखो यहाँ पे नंबर सिर्फ 8 बन रहे हैं, 8 बनने के बावजूद यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी इसकी ज़्यादा होगी। समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं हम जीव जगत में विभिन्नता। ठीक है, तो अब अपना होता है कि एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है कि अपने जो लैंड है धरती पे, अभी तक जो धरती पे जो स्पीशीज़ गिनी गई है, जो गिनी गई वर्णित स्पीशीज़ है, उनकी संख्या है 1.7 से 1.8 मिलियन। अब ये एनसीईआरटी का डेटा है इसलिए याद करना है और इसीलिए मैं लिखा रही हूँ, मतलब 1.7 से 1.8 मिलियन जीवित सजीवों की खोज कर ली गई है। अब एक बात बताऊँ, ज़रूरी नहीं है कि ये मिलियन में दी जाए, अगर ये लाख में आ गया तो भी आपको सही टिक करना है, 17 से 18 लाख तो भी ये सही है। फाइन, चलो अब ये जो जैव विविधता मिली हमें, बायोडाइवर्सिटी जो मिली हमें, जैविक विविधता, तो ये जो जैविक विविधता है इनको नापा भी जाता होगा, इनको हम कौन से क्राइटेरिया, कौन से पैमाने के हिसाब से नापते हैं? ऐसा तो है नहीं ना कि हम एक जो नहीं मिली उसको लिखा, जो नहीं मिली उसको लिखा, फिर हम अपना पूरा पोथा खोल के बैठ गए, ऐसा नहीं होता है। होता यह है कि जो साइंटिस्ट है जिन्होंने बहुत पहले डिस्कवरीज कर रखी है, उन्होंने बॉटनी से रिलेटेड, मतलब प्लांट से रिलेटेड सारे जितने भी प्लांट से रिलेटेड नई खोजें हुई है, जितने भी प्लांट से रिलेटेड नए ऑर्गेनिज्म दिखे हैं, उनको सबको एक बुक में, जिसको बोलते हैं ICBN, मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इसमें डाल दिया। और ऐसे ही जूलॉजी से रिलेटेड जो है, जो नई खोज होती है, जो नए जूलॉजिकल कुछ क्राइटेरियाज मिलते हैं, तो उसको ICZN में डाल दिया। तो जो मैं बोल रही हूँ इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर, ये नोमेनक्लेचर क्या है, ये नाम पद्धति क्या है? देखो, ICBN एंड ICZN, ये 2 तरह की ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि ये तो बॉटनी से डील करता है और ये जूलॉजी से डील करता है। ये नोमेनक्लेचर क्या है, नामकरण क्या है? नाम पद्धति, ये नाम पद्धति होती है बेसिकली कि कोई भी जीव हो उसको एक ऐसा सर्टेन नाम देना कि अगर उस जीव को हम अगर दिल्ली में लेते हैं, दिल्ली में देखते हैं या दिल्ली को में खरीदते हैं, जैसे मैंने दिल्ली में जाके पपीता खरीदा, ठीक है, तो वो पपीता ऐसा नहीं है कि वो दिल्ली से बाहर अगर लंदन ले जाती हूँ फ्लाइट के थ्रू, दूसरे दिन लंदन में लैंड करती हूँ तो लंदन वाले देखते ही उसको बोल दे पपीता की जगह उसको कोई उलझुलू नाम दे दे। फिर वहाँ से मैं चली गई हांगकांग में भी कोई उलझुलू नाम दे दे, नहीं। हमेशा नाम पद्धति एक इस तरह की पद्धति होती है नोमेनक्लेचर कि एक तरह से मानक होता है, वो मानक नाम होता है कि उसको विश्व में जहाँ पे भी जाओ उस एक स्पेसिफिक नाम से ही जाना जाएगा, ठीक है ना, इसलिए नाम पद्धति रखी जाती है। अब एक नाम पद्धति तो बता दी मैंने, नाम पद्धति के अकॉर्डिंग ही जो ICBN है और ICZN है उनका नेमिंग किया जाता है। चाहे अगर नया प्लांट है तो नया प्लांट को भी नाम पद्धति के अनुसार नाम दिया जाएगा, और अगर वो एनिमल है तो उसको भी नाम पद्धति के हिसाब से नाम दिया जाएगा, ताकि और ओवरऑल द ग्लोब पे आप कहीं पे भी चले जाओ, पूरे विश्व में कहीं पे भी चले जाओ उसका नाम वो ही रहने वाला है। फाइन, इसलिए इसको ये नाम पद्धति दिया गया है। अब नाम पद्धति के अलावा बाद में आता है इसका आइडेंटिफिकेशन, मतलब
आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचानना। पहचानना कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आइडेंटिफाई करने का मतलब होता है कि जो सजीवों का वर्णन किया गया है वो एक निश्चित एक सही डेकोरम में किया गया हो जिसको पहचानने में आसानी हो सके, ये होता है पहचानना। और तीसरा जो आता है वो आता है अपना वर्गीकरण, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन मतलब कोई भी अपन को नया कुछ मिलता है, नया कोई सजीव की एक खोज होती है, अगर हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं तो उसको एक ऐसी क्लास में इंक्लूड कर देंगे जहाँ पे उसके सिमिलर, उसके बराबर में, समानता में जिस किंगडम से वो रिलेट करता है उसको उस किंगडम में इंक्लूड कर दिया जाएगा। माना कि जैसे है ना, हमने एक अलग तरीके का मेंढक देखा लेकिन उसको मेंढक नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि मेंढक हम देखते हैं कि इतनी साइज़ का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी साइज़ का होता है, लेकिन हमने क्या देखा, इतना बड़ा मेंढक देखा, तो हम सोच रहे हैं इसको मेंढक बोले या फिर हम इसको कछुआ बोले, हम क्या बोले। तो फिर इसकी स्टडी की जाती है कि उसकी स्किन कैसी है, उसका हार्ट कैसा है, 3 चैम्बर्ड है कि 4 चैम्बर्ड है, फिर उसके और सारे कैरेक्टर्स 20 से 25 कैरेक्टर देखने के बाद उसके जो कैरेक्टर्स जो है वो जिस फाइलम से सिमिलर होते हैं उस फाइलम में उसको इंक्लूड कर दिया जाता है। तो इसका मतलब होता है क्लासिफिकेशन करना। अब जब नाम पद्धति की बात कर रहे हैं तो आपको हमेशा एक साइंटिस्ट का नाम याद रखना पड़ेगा, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस, इन्होंने क्या दिया था, ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिनको फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, फादर ऑफ नोमेनक्लेचर भी बोला जाता है। ठीक है, क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने नाम पद्धति, द्विनाम पद्धति दी थी जो सबसे पहले दी गई थी। क्या होती है द्विनाम पद्धति? क्या होती है द्विनाम पद्धति? ये होती है कि अगर कोई भी किसी भी कोई भी चाहे वो फ्रूट हो या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसके नाम के 2 घटक होते हैं। क्या, कैसे घटक होते हैं? उनमें से जो पहला नाम होगा वो तो उसके वंश नाम से जुड़ा होगा और जो दूसरा होगा वो उसके जाति नाम से जुड़ा होगा। जैसे हम अगर आम की बात करें तो आम को साइंटिफिकली क्या बोलते हैं? बात यहाँ पे रीजनल वाइज नहीं हो रही है, रीजन वाइज नहीं हो रही है। जैसे आम को हम यहाँ पे राजस्थान में लंगड़ा आम और तोता आम, बादामी आम और दशहरी आम, ये 4 तरह के आम मिलते हैं। वहीं आप महाराष्ट्र में जाओगे तो वहाँ अल्फोंसो, हापुस आम मिलते हैं, या फिर आप गुजरात की तरफ जाओगे तो दूसरे मिलते हैं। तो हम ऐसे थोड़ी बता सकते हैं कि ये कौन सा आम है। इसके लिए हम ये तो रीजन वाइज चेंज हो गया। जैसे मेरा नाम यहाँ पे स्वाति भारद्वाज है, ये मेरा प्रोफेशनल नेम है, ठीक है, जिसमें मैं साइन करती हूँ, लेकिन कोई ज़रूरी थोड़ी है कि मेरे हस्बैंड मुझे किस नाम से बोलते होंगे या फिर मेरे मम्मी पापा या फिर मेरे छोटे भाई बहन मुझे किस नाम से बोलते होंगे, स्वीटी, पिंकी, पिंकू, तो वो घर के नाम हो गए। उसी तरीके से एक नाम तो चाहिए ना जो बाहर आइडेंटिफाई हो सके। फाइन, इसलिए इन्होंने द्विनाम पद्धति दी थी कि हम अगर मैंगो की बात करें जिसको बोलते हैं मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका, हाँ, तो उन्होंने ये दिया था कि जो मेंजीफेरा नाम है ये आम के वंश को बताएगा, लेकिन जो इंडिका नाम है वो आम की जाति को बताएगा। पहला तो ये होता है। फिर उसका दूसरा रूल ये होता है कि जो एम और आई है इनको हम इटैलिक्स में लेंगे, मतलब हम वर्ड्स तो उठाएंगे लैटिन भाषा में लिखे हैं लेकिन हम लिखेंगे इटैलिक्स में। तो इटैलिक्स में कैसे लिखते हैं? इटैलिक्स में हम लिखते हैं ऐसे लिखते हैं इटैलिक्स में। और तीसरा जो रूल है वो ये बोलता है कि वंश नाम तो कैपिटल एम से शुरू होगा, लेकिन जो जाति का नाम है वो स्पीशीज का जो नाम है वो शुरू होगा स्मॉल लेटर से।
फाइन, ये तीसरा रूल है। और चौथा रूल बोलता है कि उसका वंश नाम का पहला अक्षर ये और दूसरा ये दोनों अंडरलाइन होंगे और दोनों की अंडरलाइन एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होगी। तो ये 4 कैरेक्टर है। 4 कैरेक्टर में से पहला कैरेक्टर क्या था? पहला कैरेक्टर जो था वो था कि किसी का भी नाम 2 तरह के घटकों से बना हुआ होता है। पहला घटक होता है उसका वंश नाम, दूसरा घटक होता है उसका जाति नाम। वंश नाम और जाति नाम दोनों को लैटिन भाषा से लिया जाता है, लेकिन लैटिन भाषा से लेने के बाद इसको लिखा इटैलिक्स में जाता है। तीसरा कि इटैलिक्स में लिखने के बाद वंश नाम को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं और जाति नाम को हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं। और चौथा कि दोनों को अंडरलाइन कर दिया जाता है। ये था अपना द्विजगत प्रणाली, द्विनाम पद्धति, जो कि कैरोलस लीनियस ने दी थी। अब कैरोलस लीनियस ने ये तो दे दिया कि हमें इस तरह से नोमेनक्लेचर करना है, इस तरह से हमें नेमिंग देनी है, नामकरण करना है, लेकिन हम इसको क्लासिफिकेशन कैसे करें, हम इनको क्लासीफाई कैसे करें? तो उनके लिए फिर 3 तरह की क्लासिफिकेशन दिए गए। तीन तरह के क्लासिफिकेशन थे, जिनमें से पहला था प्राकृतिक वर्गीकरण, दूसरा कृत्रिम वर्गीकरण, तीसरा जातिवृत्तीय वर्गीकरण। क्या है मतलब किसी भी जीव को वर्गीकृत करने के लिए 3 तरह के वर्गीकरण दिए गया। पहला प्राकृतिक वर्गीकरण, दूसरा कृत्रिम वर्गीकरण और तीसरा जातिवृत्तीय वर्गीकरण। जो प्राकृतिक वर्गीकरण था हमारा, वो क्या होता है, इसमें आंतरिक और बाह्य मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कैरेक्टर्स को शामिल किया जाता है। अब इंटरनल और एक्सटर्नल कैसे? एक्सटर्नल कैरेक्टर होता है उसकी शारीरिकी देख के, बाहर जो उसकी शारीरिक है उसको देखे। और आंतरिक क्या होता है? इंटरनल होता है उसके अंदर के ऑर्गेनाइजेशन, संगठन को देख के, कोशिकीय है या उत्तकीय है या फिर अंगतंत्र है, किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसको लिख सकते हैं हम इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनली और एक्सटर्नली ये दोनों तरीके से बेस होता है, ये इस पे आधारित होता है। अब दूसरा है अपना कृत्रिम वर्गीकरण। जो नेचुरल क्लासिफिकेशन जो था, प्राकृतिक वर्गीकरण जो था, वो कैरोलस लीनियस के द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, अब अपना आता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, जो कि बेसिकली अपना सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स पे ही बेस्ड होता है। मतलब केवल एक्सटर्नल जो बाह्य कारक होते हैं, बाह्य लक्षण होते हैं, उन्हीं पे बेस होता है। ठीक है, कैरोलस लीनियस का। तीसरा है आंतरिक बाह्य। ये दोनों के अलावा जो उद्विकासीय क्रम है, उद्विकासीय क्रम का मतलब समझते हो कि पहले बंदर बने, बंदर के बाद मनुष्य बना, मनुष्य में भी होमोसेपियन, पहले मनुष्य में रामापिथिकस, ड्राइपिथिकस, होमो एलियंस ये सब बने थे। ठीक है, उसके बाद होमोसेपियन बने थे। तो ये एक क्रम है, विकास का क्रम है, उनको भी शामिल किया गया। तो इसको बोल देंगे हम इंटरनल प्लस एक्सटर्नल प्लस उद्विकासीय क्रम। हो गया। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था तख्ताजन, एंगलर और प्रेंटल के द्वारा।
एंगलर और प्रेंटले के द्वारा ये दिया गया था। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना। अब जो नया अपना टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो अभी ये टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी को हिंदी में बोलते हैं हम वर्गीकी। क्या होती है वर्गीकी? टैक्सोनॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम नाम पद्धति, वर्गीकरण और क्या पढ़ा था हमने? नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, और एक चीज़ और क्या पढ़ी थी? हाँ, यहाँ लिखे थे ना 3 चीज़ें मैंने, तो उन तीनों को इंक्लूड किया जाता है। इन तीनों में से पहला है नोमेनक्लेचर, दूसरा है क्लासिफिकेशन और तीसरा है आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। आइडेंटिफिकेशन, ये तीनों को इंक्लूड करके फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक क्लास में डिवाइड किया जाता है जिसको हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये 3 कैरेक्टर्स को इंक्लूड करना ज़रूरी है। अब टैक्सोनॉमी का वर्ड है टेक्सा और टेक्सस। एक वर्ड है टेक्सा, दूसरा वर्ड है टेक्सस। ये क्या है, ये मैं अभी आगे बताऊंगी आपको कि ये क्या होते हैं। अब इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि हमें अब पढ़ना है। हम क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे हम यहाँ पे सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी को बोलते हैं वर्गीकरण पद्धति। मतलब किसी भी जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित कई विचार। सिस्टमेटिक्स भी एक तरह से वर्गीकरण पद्धति भी क्या होती है कि अगर हमने किसी नए प्लांट की या नए एनिमल की खोज की है तो हमें किसी ना किसी बुक को खोजना पड़ेगा कि हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकें या फिर हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ सकें, तो वो होती है सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स जिसको बोलते हैं वर्गीकरण पद्धति। आई बात समझ में? चलो ठीक है। अब ये जो सिस्टमेटिक्स होती है इसमें भी आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, इन तीनों को इंक्लूड किया जाता है। फाइन। और इन तीनों को इंक्लूड करने के बाद में यहाँ पे जो सिस्टमेटिक्स वर्ड जो था ना वो दिया गया था लीनियस ने। ये जो कैरोलस लीनियस था ना, इन्होंने दिया था ये। चलो, लीनियस के द्वारा ही दिया गया हुआ है। फिर उसके बाद एक आता है, आपकी बुक में नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है, न्यू सिस्टमेटिक्स। न्यू सिस्टमेटिक्स टर्म किसने दी? ये टर्म दी थी जूलियन हक्सले। जूलियन हक्सले इन्होंने दी थी न्यू सिस्टमेटिक टर्म।
अब हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की, मतलब वर्गीकीय संवर्ग। वर्गीकीय संवर्ग क्या होता है? टैक्सोनॉमिक हायरार्की मतलब किसी भी जीव को उसके ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पदानुक्रम मतलब एक सीढ़ी के हिसाब से सोपानवत अरेंज करना। मतलब लाइन है यहाँ पे, वर्गीकरण एक पदानुक्रम सोपान होते हैं जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। ये क्या बोल रहा है? मतलब ये कितने सोपान होते हैं? 7 कैटेगरी, 7 वर्ग होते हैं। ये 7 के साथ एक तरह से स्पेसिफिक एक वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोलते हैं हम वर्गीकीय पदानुक्रम या फिर वर्गीकीय संवर्ग। अब ये कौन कौन से होते हैं 7 कैटेगरी, ये मैं बता देती हूँ। बहुत याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। सबसे पहले जो वर्गीकी का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, यूनिट होती है, वो होती है जाति। जाति के ऊपर आता है वंश, वंश के ऊपर आता है कुल, इसके ऊपर आता है गण, गण के ऊपर आता है वर्ग, गण के ऊपर आता है वर्ग, और वर्ग के ऊपर आता है संघ, और संघ के ऊपर आता है जगत। इसको ऐसे ही याद किया जाता है। 7 हो गए, ये 7 हो गए, ठीक है। मैंने अभी अभी आपको एक चीज़ बताई थी कि जाति क्या होती है, जाति जो है वो किसी भी क्लासिफिकेशन, किसी भी वर्गीकरण की एक मूलभूत इकाई होती है। जैसे हमारे शरीर की मूलभूत इकाई क्या होती है? कोशिका फिर विभाजित होके ऊतक बनाएगी, सबसे मिलके ऊतक फिर क्या बनाएगा? तंत्र बनाएगा, अंग बनाएगा। तो लेकिन इकाई तो कोशिका हुई ना। उसी तरीके से वर्गीकरण की टैक्सोनॉमी की जो पहली इकाई होती है वो जाति होती है। अब जाति को हम कैसे पढ़ें? जाति होती क्या है? जाति बेसिकली जाति वो होता है जिसमें मौलिक समानता हो। मौलिक समानता मतलब जैसे मैं हूँ, 3 बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो वो ह्यूमन बींग्स है, वो मेरी ही जाति के हैं। अब ठीक है, लेकिन अगर लड़की, स्पेसिफिक लड़की है, तो वो मुझसे ज़्यादा समानता रखी होगी, तो हम दोनों एक ही स्पीशीज़ के हुए, एक ही जाति के हुए कि नहीं हुए? हुए ना, बस वही बात है। तो जाति जो होती है वो एक ही स्पीशीज से होती है, और जाति के दोनों सदस्य एक दूसरे से अपना समावेश कर सकते हैं, हम समझौता कर सकते हैं अपन जीवन यापन के लिए। तो ये अपना जाति का कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। अब देखो, अगर जाति को मैं अब बताना चाहूँ, जाति को अगर मैं समझाना चाहूँ, तो मैं कैसे समझाऊँगी? देखो, ये कैटेगरी तो आपको याद रखनी है। जाति को समझाने के लिए मैं एक पैंथर शेर का समझते हो क्लासिफिकेशन लेती हूँ मैं। जैसे ये हुआ पैंथर लियो, पैंथर पार्डस और पैंथर टाइग्रिस। देखो, पैंथर है, पैंथर हम समझते हैं शेर की फैमिली से, लायन फैमिली से बिलोंग करता है, चलो ठीक है। लेकिन ये जो पैंथर लियो, अब पैंथर का नाम ये वंश नाम है और ये इसका जाति नाम है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाति अलग अलग हो गई है 3, लेकिन वंश एक है ना। ये होता है कि ए ग्रुप ऑफ स्पीशीज कॉल्ड जीनस। मतलब वंश क्या होता है? वंश होता है जाति का एक पूरा ग्रुप।
तो देखो इन तीनों को मिला के एक वंश दे दिया ना, इन तीनों को मिला के, इसको बोलते हैं वंश। अब इसी तरीके से अपन हम क्या पढ़ते हैं, बिल्ली और बिल्ली शेर की मौसी होती है। ऐसा क्यों बोला जाता है, आपको पता होना चाहिए कि बिल्ली भी कैट फैमिली है और टाइगर भी कैट फैमिली होता है। बस बिल्ली का साइज छोटा होता है और वो जंगली नहीं होती है, मतलब जंगली बिल्लियाँ भी होती है लेकिन वो इतनी ज़्यादा कार्निवोरस या फिर इतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती है। पाल सकते हैं, पालतू हो सकती है वो, लेकिन शेर को कभी पाला नहीं जा सकता। ठीक है, वो बहुत अलग चीज़ें हैं जो नेशनल ज्योग्राफी में दिखाई जाती है, डिस्कवरी में दिखाई जाती है। नॉर्मल कंडीशंस में हम शेर को पाल नहीं सकते हैं। फाइन, तो यहाँ पे पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा टाइग्रिस, ये तीनों एक ही जीनस से बिलोंग करते हैं, लेकिन स्पीशीज तीनों की अलग अलग है। तीनों की स्पीशीज अलग अलग है। तो यहाँ पे ये 3 स्पीशीज बन गए, 3 स्पीशीज बन गई। लेकिन बताना जरा, 3 स्पीशीज बनने के बाद हमें इसको अगर बोलूँ कि वंश तो एक ही से है, इसीलिए बोला जाता है। अब मैं यहाँ पे कैट फैमिली की बात कर रही थी, कैट फैमिली, टाइगर भी कैट फैमिली में आता है। फाइन, तो कैट फैमिली का साइंटिफिक नेम होता है फेलिस फेलिस। जैसे कैट का नाम होता है फेलिस और फेलिस, ये कैट का नाम होता है। ठीक है, और जो अपना पैंथेरा है वो पैंथेरा है ही, लेकिन ये दोनों के दोनों एक ही फैमिली कुल से बिलोंग करते हैं, जिस कुल का नाम होता है फेलिडी। फेलिडी जिसका कुल होता है। तो समझ रहे हो कि जाति तो चेंज हो गई, ये किस जाति का है। जैसे आपको पता है, कोई लोग पेट लवर होते हैं, डॉग लवर होते हैं, तो कोई तो पालते हैं लेब्रिडोर, ठीक है, जो फैमिलियर होता है, समझदार होता है। कोई जर्मन शेपर्ड पालता है, कोई बुलडॉग पालता है। तो ये क्या है, ये सिर्फ स्पीशीज चेंज हुई है। लेकिन अगर मैं उनको वंश का नाम पूछूं तो वंश उनका एक ही होगा, कुत्ते का वंश होगा। कुत्ता का वंश क्या होता है, वो डॉग फैमिली से बिलोंग करता है। फाइन, अब ठीक है, और अगर मैं उसका कुल पूछूं मैं अगर, तो कुत्ता कौन से कुल से बिलोंग करता है वो आ जाएगा। तो मेरा बात समझ रहे हो ना बच्चा। बस मेरी बात ये है कि यहाँ पे स्पीशीज़ अगर चेंज हो रही है और एक ही कुल से नंबर ऑफ स्पीशीज़ मिलके वंश बना रहा है, फिर ग्रुप ऑफ वंश मिलके यहाँ पे कुल बना रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे सब कुछ साथ के साथ होता रहेगा। यहाँ पे सबके ग्रुप बनके लास्ट में ये फाइलम बन जाएगा। लास्ट में ये जो जगत बन जाएगा ना जी, प्राणी जगत और वनस्पति जगत। फाइन, बॉटनी एंड जूलॉजी, ये 2 जगत बन जाते हैं। आई बात समझ में। चलो अब आगे क्या, आगे ये है, मैंने एक वर्ड बताया था आपको, टेक्सस या फिर टेक्सा। तो एक स्पेसिफिक कैटेगरी होती है, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, तो इनको बोलते हैं टेक्सा। इस स्पेसिफिक कैटेगरी के, चाहे वो कोई भी हो सकती है एक, है ना, और इसका जो सिंगुलर फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं टेक्सस, सिंगुलर फॉर्म को बोला जाता है टेक्सस। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो अब आपके एनसीईआरटी में देखना, एक इंडेक्स बनी हुई है, इसमें दिया गया है, पहले दिया गया है ह्यूमन बींग्स का, मानव का दिया गया है। होमोसेपियन है, होमो इसमें वंश है, सेपियन इसकी जाति है, फिर इसका कुल है होमोनिडी, फिर इसका गण है प्राइमेट और वर्ग है मेमेलिया और संघ है इसका कोर्डेट। ठीक है, ये इसी तरीके से 4-5 एग्जाम्पल और दे रखे हैं, बच्चा एक बार रीड करना अपने हिसाब से आप। ठीक है, ये होती है अपनी टैक्सोनॉमिक हायरार्की, जिसको हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। आरोही क्रम समझ रहे हो, ये छोटा, सबसे छोटा, फिर ऊपर चढ़ते चढ़ते सबसे बड़ा हो जाएगा, इसको बोलते हैं आरोही क्रम। टैक्सोनॉमिक ऐड, ये क्या होता है,
वर्गीकी सहायता साधन ये क्या होता है? हमने बोल दिया कि हम वर्गीकरण कर देते हैं, हम ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, लेकिन क्या हर कोई इंसान यहाँ पे इतना कैपेबल है कि वो इन सब चीज़ों को जा के बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज़ में या फिर लाइब्रेरीज़ में जाके पढ़ सके? नहीं, स्कूल लेवल पे भी समझाना होता है, कॉलेज लेवल पे भी समझाना होता है, फिर जब अनुसंधान करते हैं तो रिसर्च लेवल पे भी समझाना होता है। तो हर लेवल के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे टैक्सोनॉमिक एड्स दे रखे हैं जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि अच्छा इसका वर्गीकरण इस बेसिस पे किया गया और हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं बहुत सारे प्लांट या फिर एनिमल ऑर्गेनिजम्स को। इसमें सबसे पहला है अपना हर्बेरियम। क्या होता है हर्बेरियम? क्या होता है हर्बेरियम बच्चा? एक तरह से A4 साइज शीट होती है, ये इसकी हर्बेरियम जो है वो A4 साइज शीट होती है, ठीक है। इसमें जैसे हमें गई वहाँ मैं चल मसूरी या फिर नैनीताल घूमने गई, मुझे वहाँ पे एक अट्रैक्टिव सा प्लांट दिखा, ठीक है, तो मुझे लगा यार ये चीज़ तो अपन को राजस्थान में मिलती नहीं है, ये मैं किसी रिसर्च में गई हूँ, मुझे रिसर्च में टास्क ये मिला है कि आप उत्तराखंड जाओ और उत्तराखंड में जाके वहाँ पे जो वनस्पति है उसमें किस तरह के ड्रास्टिक चेंजेस है उनको मेज़र करके लाओ और उनके स्पेसिमेन भी उठा के लाओ, उनके एग्जाम्पल्स भी उठा के लाओ। ये मुझे वहाँ पे टास्क मिला है, तो मैं क्या टास्क लूँगी? मैं मसूरी नैनीताल जाऊँगी, वहाँ पे मैं जो वहाँ का प्लांट है या फिर फ्लावर, अगर वो प्लांट में अलग है तो उसका प्लांट उठा के लाऊंगी, या फिर उसका फूल पुष्प अलग है तो वो लेके आऊँगी। मैं क्या करूँगी? यहाँ इस हर्बेरियम शीट के ऊपर उसको चिपका दूंगी, पिन अप कर दूंगी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से पिन कर दूंगी ताकि वो चिपक जाए। ड्राई करने के बाद अगर मैंने गीला का गीला उसको काट के और गीले के गीले पे इस पर चिपका दिया तो नहीं, मेरा पेपर ख़राब हो जाएगा और वो प्लांट भी ख़राब हो जाएगा। नहीं, उसको ड्राई कराने के बाद उसको मैं यहाँ चिपकाऊँगी, ठीक है। फिर मैं ना चिपकाने के बाद क्या करूँगी? मैं पहले यहाँ पे एक बॉक्स बनाऊँगी, इस बॉक्स में मैं चीज़ें लिखूँगी कि इस प्लांट को बोला क्या जाता है, नैनीताल में क्या बोला जाता है, वैसे इसका बॉटनिकल नेम क्या है, मैंने कौन से दिन इसको कलेक्ट किया है, मैंने कौन से डायरेक्शन से इसको कलेक्ट किया है। मतलब अगर मैंने नैनीताल के कोई नेशनल पार्क से मैंने अगर उसको, जिम कॉर्बेट से मैंने अगर उसको कलेक्ट किया है, ठीक है, तो कलेक्ट करने जिम कॉर्बेट के भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में से कौन सी दिशा से इसको कलेक्ट किया है, और कलेक्टर का नाम, मतलब जो कलेक्ट कर रहा है, जैसे मैंने कलेक्ट किया है तो लास्ट में मेरा नाम, ये सब चीज़ें इसमें लिखनी पड़ेगी ताकि अगर मैं आगे अपना काम भेजूँ, अगर मैं इस शीट को पढ़ने के पर्पज़ से भेजूँ तो किसी भी पढ़ने वाले व्यूअर्स को, रीडर को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो इसको आइडेंटिफाई करने में। फाइन। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जाता है एग्ज़ाम में? एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यहाँ पे जो हर्बेरियम शीट है उस पे प्लांट का कौन सा पार्ट नहीं मेंशन किया जाता, मतलब इस शीट में कौन सी चीज़ मेंशन नहीं की जाती? हाइट ऑफ प्लांट या फिर हाइट ऑफ स्टेम। हाइट ऑफ प्लांट या फिर हाइट ऑफ स्टेम, तो खुद ही दिमाग लगाओ ना, प्लांट कितना बड़ा होगा तो मैं अपनी A4 साइज़ की शीट में नहीं चिपका पाऊंगी, मैं तो एक छोटा सा उसका पार्ट लेके आऊंगी, तो ऑब्वियस सी बात है। और ना ही मैं जाके वहाँ पे मेज़र कर सकती हूँ कि प्लांट की लंबाई मैं कैसे निकालूँ, वहाँ पे ना मैं इंच टेप लेके जाके खड़ी कर सकती हूँ किसी को, भाई तू नीचे खड़ा रहे मैं ऊपर चढ़ती हूँ, नहीं होता ना। तो हर्बेरियम में सिर्फ हाइट की प्लांट हाइट को हम मेज़र नहीं कर सकते, ठीक है। यह है अपना हर्बेरियम।
फिर अपना दूसरा जो आता है, दूसरा है अपना वनस्पति बगीचा या फिर बोल सकते हैं उसको बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन, इनमें क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि स्कूल्स में आजकल 5वीं क्लास से स्टार्ट कर देते हैं टूर पे ले जाना। और टूर का काम मौज मस्ती नहीं होता है, पर्पस ये होता है कि बच्चों को हम व्यूज़ दिखाएं, हम एक तरह से प्रैक्टिकली दिखाएं उनको कि ये बॉटनिकल गार्डन क्या होता है, जूलॉजिकल गार्डन क्या होता है। ये दिखाने का पर्पस ये है कि बच्चे थोड़े से फैमिलियर हो सके, किसके लिए, अपनी वेजिटेशन को लेके, अपनी बायोडाइवर्सिटी को लेके, ठीक है ना, इसलिए दिखाया जाता है। तो ये बेसिकली यहाँ बॉटनिकल गार्डन में क्या किया जाता है, बॉटनिकल गार्डन में सब तरह की स्पीशीज़ को वहीं पे स्टोर करके गार्डन बनाया जाता है, उनको वेल डेवलप तरीके से ट्रीट किया जाता है और उनकी वनस्पतियाँ आगे बढ़ाई जाती है। तो आपको पता होना चाहिए, आपकी NCERT में भी 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं बॉटनिकल गार्डन के। उसमें पहला तो है अपना इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा जो भारत में है, और दूसरा है स्क्यू गार्डन। स्क्यू गार्डन किस में है, सॉरी क्यू गार्डन किस में है, इंग्लैंड में। तो कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम्पल ऑफ बॉटनिकल गार्डन, जो हावड़ा है वो तो इंडिया में है और जो क्यू गार्डन है वो अपना इंग्लैंड में है। फाइन। और कई बार ना आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाती है किसकी, NBRI की, NBRI नेशनल, सही नहीं चल रहा ये, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लोकेटेड है लखनऊ में। ठीक है, ये है अपना नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NBRI बोला जाता है। फाइन। अब इसके बाद कौन सा है, इसके बाद है म्यूजियम। म्यूजियम जिसको हिंदी में संग्रहालय बोलते हैं। संग्रहालय, म्यूजियम में क्या जाता है, म्यूजियम में बेसिकली वही चीज़ होती है जो बॉटनिकल गार्डन में होती है, लेकिन बॉटनिकल गार्डन में जीवित अवस्था में होती है और म्यूजियम में उसको डेड फॉर्म में, मतलब निर्जीव अवस्था में रखा जाता है। आपने देखा होगा, आपने 11th-12th में अभी आप एक्सपेरिमेंट करोगे, लैब में काम करोगे, तो आप देखोगे कि जो बायोलॉजिकल लैब होती है उसमें इतने छोटे छोटे कांच के ग्लासेस में जो बीकर्स होते हैं, टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, उनमें फार्मेलिन एसिड के अंदर स्नैपड्रैगन या फिर स्कॉलियोडॉन, फिश वगैरह, केंचुआ वगैरह सब कुछ रखा जाता है। स्पेसिमेन बोलते हैं उनको। कि वो अपन को लगता है कि ये जिंदा है, लेकिन जिंदा नहीं होता है। उनको फॉर्मेल्डिहाइड या फिर फार्मेलिन एसिड में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? कि वो एक्सपेरिमेंट करने में काम आते हैं और उनसे विजुअली भी बहुत सारी हमें जानकारियाँ मिलती है। तो म्यूज़ियम क्या होता है, बस उसी कंसेप्ट पे होता है। ये तो मैंने लेबोरेटरी की बात की, लेकिन म्यूज़ियम में भी यही होता है कि किसी भी प्लांट या फिर किसी भी एनिमल को उसके अंदर का सारा सामान बाहर निकाल के उसके अंदर भूसा भर दिया जाता है ताकि उसकी शेप बनी रहे, और उसको ऐसे एनवायरनमेंट में फार्मेलिन एसिड में, फॉर्मेल्डिहाइड में स्टोर करके रखा जाता है कि वो सड़े नहीं, वरना आपको पता है बदबू आने लग जाएगी। लेकिन उसमें उस जो लिक्विड होता है उसमें सड़ता नहीं है। फिर नेक्स्ट जो आता है अपना, वो है जूलॉजिकल पार्क।
जूलॉजिकल पार्क, वही बात हो गई, बॉटनिकल गार्डन वाली बात हो गई। जूलॉजिकल पार्क हम भी गए होंगे, जू गए होंगे ना कभी कभी देखने, बंदर, हाथी, शेर सब तरीके के होते हैं, उनको पिंजरों में रखा जाता है, एज ए साइंटिफिक पर्पस से भी रखा जाता है। उनके हैबिटाट को नोटिस किया जाता है, हैबिचुअल को नोटिस किया जाता है, ये सब चीज़ें करके उनकी स्टडी की जाती है। ठीक है, लास्ट जो आता है वो अपना आता है कुंजी या फिर चाबी। कुंजी, चाबी या फिर की, ये क्या है, ये क्या होता है? कुंजी, चाबी और की ये होता है कि एक तरह से ये होता है एनालिटिक टूल। एनालिटिक टूल, अब एनालिटिक टूल होता है कि ऐसे टूल्स जिनसे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का एनालिसिस कर सकें। फाइन, अब एनालिसिस कैसे किया जाता है? एनालिसिस होता है समानता और असमानता दोनों का साथ में एक पोजीशन पे जाके अध्ययन करना, और जितनी ज़्यादा समानता किसी जगत से प्रदर्शित करते हैं उसको उसी में इंक्लूड कर देना। तो कैसे लिख सकते हैं हम? समानता, असमानता के आधार पर समानता और असमानता के आधार पे, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हमें कोई स्पीशीज़ मिली, ठीक है, हमें सांप जैसा कुछ दिखा, ठीक है, अब सांप जैसे मतलब हमें रेंगता हुआ कुछ दिखा, हमने बोल दिया सांप है, ठीक है, हम जानते नहीं इसलिए हमें लगा कि ये ज़मीन में रेंग रहा है इसलिए सांप है। लेकिन अगर वो साइंटिस्ट होगा, अगर वो रिसर्चर होगा तो वो देखते ही नहीं बोलेगा, वो पहले उसको स्पेसिमेन में इकट्ठा करेगा, स्टोर करने के बाद उसकी हरकतें देखेगा, उसके बाद उसकी पूरी जो बाहर उसका स्केल बना हुआ है, शल्क बना हुआ है, उसको देखेगा कि वो मिलता है कि नहीं है। फिर उसके बाद किससे मिलता है कि नहीं है, किससे, बस कि जो सांपों में होना चाहिए वैसा होता कि नहीं है, या फिर जो कि एस्केरिस होता है जो कि निमेटी हेलमिन्थीज में आता है, निमेटोड्स में आता है, वो भी सांप जैसे ही दिखते हैं, क्या ये इस फाइलम से तो नहीं है। फिर वो देखेंगे कि ना सांप जो होते हैं वो हाइबरनेशन में भी चले जाते हैं, और ये उनके अंदर जो हार्ट होता है ये 3 चैम्बर्ड होता है, तो एस्केरिस में तो ऐसी चीज़ें होती नहीं। तो फिर एट द एंड उनके पास 5 से 10 कैरेक्टर हो जाएंगे जो वो बताएंगे कि हाँ ये सांप है, चाहे वो छोटे साइज़ का है लेकिन हाँ ये सांप है। तो ये होते हैं एनालिटिक टूल, इनको बोलते हैं कुंजी, ठीक है, ये होते हैं अपना एनालिटिक टूल। तो बच्चा देखो, मैंने अभी ना आज शुरू किया और आज ख़त्म कर दिया आपका कौन सा चैप्टर, आपका पहला चैप्टर, देख कौन सा, जीव जगत, ठीक है, जीव जगत का मैंने पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिया। अब चलो अपन रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, मैंने क्या पढ़ाया आपको। जीव जगत में मैंने सबसे पहले आके ये बताया आपको कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई ऑर्गेनिज्म जीव है कि वो निर्जीव है। उसके लिए हमें 5 कैरेक्टर्स दिए गए थे। 5 कैरेक्टर में पहला वृद्धि, दूसरा जनन, तीसरा उपापचय, चौथा कोशिकीय संगठना और पांचवा था अपना संवेदना और रिस्पॉन्स, ठीक है। इन 5 में से जो सबसे ज़्यादा यूनिक कैरेक्टर है, जो होना ही होना चाहिए, वो है अपना उपापचय, ठीक है। अब वो सब होने के बाद हमने पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी, मतलब जीव जगत में विविधता। ये विविधता किसकी वजह से होता है? नंबर ऑफ स्पीशीज़, कहाँ पे नंबर ऑफ स्पीशीज़ ज़्यादा है, कहाँ पे नंबर ऑफ स्पीशीज़ कम है, इसके बेसिस पे होता है जीव जगत में विविधता। फाइन, अब उसके बाद विविधता को हम नापते कैसे हैं, ये बताया था। विविधता को नापने के लिए हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा, और क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, ये तीनों को इंक्लूड करके हम टेक्सोनोमी बनाएंगे। टेक्सोनोमी की स्टडी करी जाती है।
फिर सिस्टमेटिक्स की जाती है, और कार्लस लिनियस ने सिस्टमेटिक्स के साथ में ही सिस्टमा नेचुरी एक बुक लिखी थी। इन दोनों को फिर ICZN ICBN इनके साथ इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में ने ये सब चीज़ें पढ़ाई आपको, जाति और ये जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है वो भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ये आपका पहला चैप्टर खत्म होता है। अब आपका दूसरा चैप्टर जो है वो मैं पढ़ाऊंगी तो कल से, लेकिन आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि है क्या। दूसरा जो है जीव जगत, उस चैप्टर का नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत में वर्गीकरण, ये जीव जगत में वर्गीकरण का क्या मतलब हुआ? जीव जगत में वर्गीकरण का क्या मतलब हुआ? जीव जगत में वर्गीकरण का मतलब ये हुआ कि हमने ये तो देख लिया कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है, लेकिन हम इसको क्लासिफाई कैसे करें, हम क्लासिफिकेशन देंगे कैसे? क्लासिफिकेशन देने के लिए हमें कुछ आधार चाहिए होते हैं। अब ये जिस साइंटिस्ट ने जिस आधार को कैरेक्टराइज करके जैसा क्लासिफिकेशन दिया, वो क्लासिफिकेशन, जैसे द्विनाम पद्धति दी गई थी कैरोलस लीनियस ने। अब कैरोलस लीनियस का जो आधार था वो था क्या था? वो कृत्रिम वर्गीकरण था, केवल एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को देखा था उसने। लेकिन आगे और भी बहुत सारे वर्गीकरण आएंगे जिसमें अलग अलग आधार और दिए जाएंगे। जैसे द्विजगत प्रणाली दी थी प्लांटी और एनिमेलिया, ये किसने दी थी? ये कैरोलस लीनियस ने दी थी, ठीक है। द्विजगत प्रणाली, जिसमें द्विजगत प्रणाली में उन्होंने क्या दिया था कि जो वनस्पति से रिलेट करता है उनको प्लांटी किंगडम में डाल दिया, और जो एनिमल से रिलेट करता है, मतलब जीव से रिलेट करता है, उसको एनिमेलिया में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद में ट्राइनोमियल पद्धति भी आती है, लेकिन वो आपके एनसीईआरटी में है नहीं। फिर सीधा आपके एनसीईआरटी में दे रखा है 5 जगत प्रणाली, मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये किसने दी थी? ये दी थी अपने RH व्हिटेकर ने, ठीक है। अब पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है कि RH व्हिटेकर ने जो 5 जगत प्रणाली दी थी वो उनके आधार क्या क्या थे? आधार पूछ लिए जाते हैं। तो ये भी मैं आपको कल आराम से बताऊंगी। आज तो देखो मेरा सेशन ख़त्म हो गया, कल मैं आपको आराम से समझाऊंगी कि ये चीज़ें क्या है, कैसे होती है। उसके बाद में इधर देखो, ये जो फर्स्ट लेसन है ना अपना, फर्स्ट लेसन को आज घर पे जाके पढ़ना, ठीक है। इसमें क्या होगा, इस लेसन में आपको, हाँ, इस लेसन में आपको जीव ना एक बार थोड़ा सा एक नॉर्मल आइडिया मिल जाएगा कि जो मैम ने पढ़ाया वो आगे क्या आएगा। अब जैसे ना नीट के एग्जाम में ना सबसे ज़्यादा तो क्या पूछ लिया जाता है? सबसे पहले तो MBRI की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। उसके बाद जो आपकी टैक्सोनॉमिक हायरार्की है, मतलब पदानुक्रम है, वो जमा के पूछ लिया जाता है। जाति से स्टार्ट होती ना, जाति, फिर वंश, फिर कुल, फिर गण, फिर वर्ग, फिर संघ, और फिर क्या, फिर उसके बाद जगत। इनको जमाने का क्रम पूछ लिया जाता है। उसके बाद पूछ लिया जाता है बॉटनिकल गार्डन के एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। क्यू गार्डन इंग्लैंड में है, और कौन सा हावड़ा में जो है वो इंडिया में है। फिर म्यूजियम के बारे में पूछ लिया जाता है। हर्बेरियम का ये पूछ लिया जाता है कि हर्बेरियम शीट में हम क्या मेंशन नहीं करते हैं। तो समझ रहे हो, ये चीज़ें पूछ ली जाती है। लेकिन जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका कल स्टार्ट होने वाला है, जिसके लिए आप रेडी रहना। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि साथ के साथ पढ़ते जाना, तो ही समझ में आएगी ये चीज़ें, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।